ठीक है ना। तो देखें, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हेपेटोबिलियरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है ना। तो हेपेटोबिलियरी सिस्टम क्या होता है? हेपेटोबिलियरी सिस्टम की हम सर्जिकल एनाटॉमी पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो बिलियरी ट्री का नाम सुना होगा आपने, बिलियरी ट्री, ठीक है ना। बिलियरी ट्री जो होता है, जो लीवर के अंदर डक्ट्स होती है ना, ठीक है ना, उसका नाम है बिलियरी ट्री, ठीक है ना। ठीक है ना। अब ये स्टार्ट कैसे होता है? फाइन इंट्राहेपेटिक बिलियरी रेडिकल्स, ये देखें इंट्राहेपेटिक बिलियरी रेडिकल्स, IHBR कहते हैं, ठीक है ना। या फिर इसको इंट्राहेपेटिक बिलियरी चैनल्स, IHBC भी बोलते हैं, ठीक है ना। शुरू में क्या होते हैं, लीवर में फाइन इंट्राहेपेटिक बिलियरी चैनल्स होते हैं ऐसे, ठीक है ना। इस तरह के फाइन चैनल्स होते हैं, ठीक है, फाइन चैनल्स होते हैं, इस तरह के फाइन चैनल्स होते हैं। और ये बिलियरी रेडिकल्स ड्रेन किसको करते हैं? इंडिविजुअल लिवर सेगमेंट्स को ये ड्रेन करते हैं। और उसके बाद क्या बनाते हैं? राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट बनाते हैं, ठीक है ना। ये देखें, अगर ये बिलियरी चैनल्स हो गए, ठीक है ना, फिर इस तरफ ये बिलियरी चैनल्स हो गए, फाइन बिलियरी चैनल्स, इनको मैं थोड़ा सा साइज कम करता हूँ। फाइन बिलियरी चैनल्स होते हैं, ठीक है। ये फाइन बिलियरी चैनल्स फिर क्या बनाते हैं? राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, ठीक है। ये क्या बनाते हैं? राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, ठीक है। ये देखें, ये राइट हेपेटिक डक्ट और ये लेफ्ट हेपेटिक डक्ट बन गई, ठीक है। ये हो गए इंट्राहेपेटिक बिलियरी रेडिकल्स। ये जो है, फॉर एग्जांपल लेट्स से इसको लेफ्ट हेपेटिक डक्ट बन गई, और ये कौन सी बन गई? राइट हेपेटिक डक्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना। तो इस तरह ये बिलियरी चैनल्स मिल के क्या बनाते हैं? राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट बनाते हैं, ठीक है ना। एक और बात याद रखें कि जो लेफ्ट हेपेटिक डक्ट होती है, इसका कोर्स एक्स्ट्रा हेपेटिक कोर्स होता है, ठीक है। ये आके फिर मिलती है किसके साथ? राइट हेपेटिक डक्ट के साथ। जब राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट्स मिलते हैं तो क्या बनती है? तो बनती है कॉमन हेपेटिक डक्ट। यहाँ से आगे फिर क्या बनती है? कॉमन हेपेटिक डक्ट, ठीक है, कॉमन हेपेटिक डक्ट। इस कॉमन हेपेटिक डक्ट का जो लेंथ होती है ना, इसकी कॉमन हेपेटिक डक्ट की जो लेंथ होती है, जो वो है 2.5 सेंटीमीटर की होती है। कॉमन हेपेटिक डक्ट इज ऑलमोस्ट 2 CHD, कॉमन हेपेटिक डक्ट, ठीक है। तो ये क्या बनेगी? कॉमन हेपेटिक डक्ट, ठीक है। अब क्या होता है, जो कॉमन हेपेटिक डक्ट है, इसको आके हमारी सिस्टिक डक्ट ज्वाइन करती है, ठीक है ना। सिस्टिक डक्ट ज्वाइन करती है, ऐसे आके ज्वाइन करती है एट वेरिएबल पोजीशंस। ये सिस्टिक डक्ट कहाँ ज्वाइन करती है? ये फिक्स्ड नहीं है, ये पोजीशन यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। जब ये सिस्टिक डक्ट कहाँ से आएगी? गॉल ब्लैडर से, ठीक है ना, गॉल ब्लैडर से आएगी, ये ज्वाइन करेगी। अब जब ये ज्वाइन करती है तो हमारी बनती है कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। यहाँ से आगे क्या है? हमारी कॉमन बाइल डक्ट है, ठीक है। अब ये कॉमन बाइल डक्ट जो है, देखें, कॉमन बाइल डक्ट की लेंथ कितनी होती है? 7.5 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ जो होती है लेंथ इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, जबकि इसकी डायमीटर जो है वो 7 मिलीमीटर है, ठीक है। लेंथ इज 7.5 सेंटीमीटर, डायमीटर इज 7 मिलीमीटर। और ये एंड कहाँ होती है? ये एंड होती है आगे आके ड्यूडिनम के, अगर ये ड्यूडिनम है, ठीक है ना, अगर ये ड्यूडिनम है पूरी, तो ये आती है आके
ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट पे, जिसको हम D2 बोलते हैं, वहां आके एम्प्यूला ऑफ वेटर होता है। यहाँ पे एम्प्यूला ऑफ वेटर में आके ये ओपन हो जाती है। इसके साथ पेंक्रियाटिक डक्ट भी आती है, ठीक है, पेंक्रियाटिक डक्ट भी आती है, ऊपर से कॉमन बाइल डक्ट भी आती है। ऐसे ये आते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या हो गई, कॉमन बाइल डक्ट हो गई, ठीक है। अब कॉमन बाइल डक्ट जो है, याद रखें, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। एक होता है सुप्राड्यूडेनल, देखें ये सारी ड्यूडेनम है, इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, इस पोर्शन को सुप्राड्यूडेनल पोर्शन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इस ड्यूडेनम के जो पीछे वाला पार्ट है, इसको हम रेट्रोड्यूडेनल, रेट्रो मतलब पीछे, ठीक है। और एक पार्ट होता है इसका इंफ्राड्यूडेनल, इसको हम इंफ्राड्यूडेनल कहते हैं। तो ये जो लेंथ है इसकी 7.5 सेंटीमीटर्स, ये इक्वली डिवाइड, ऑलमोस्ट रफली इक्वली डिवाइड होती है। फॉर एग्जांपल 7.5 को डिवाइड करें, ठीक है ना, तो इसको डिवाइड करें तो 2 पॉइंट समथिंग इधर होगी, 2 पॉइंट समथिंग इसके पीछे होगी, 2 पॉइंट समथिंग इसके पीछे होगी, ठीक है। तो रफली सुप्राड्यूडेनल रफली इक्वल होती है पूरी की पूरी जो कॉमन बाइल डक्ट होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक और पॉइंट याद रखें कि जो इंफ्राड्यूडेनल पार्ट होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको इंफ्राड्यूडेनल इज आल्सो नोन एज इंट्रा पेंक्रियाटिक, ओके, इसको इंट्रा पेंक्रियाटिक पोर्शन ऑफ द CBD भी बोलते हैं। एक और बात याद रखें कि ये जो कॉमन बाइल डक्ट है, कॉमन बाइल डक्ट, ये लेसर ओमेंटम के फ्री एज में ये लाई करती है, ठीक है ना। लेसर ओमेंटम के फ्री एज में ये लाई करती है। अगर ये इसको लेसर ओमेंटम बना लें, इस पोर्शन को लेसर ओमेंटम बना लें, तो इस लेसर ओमेंटम के फ्री एज में ये लाई करती है, याद रखें। और उसके बाद ये जो पार्ट है, ये D1 है, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के पीछे से जाने से पहले ये लेसर ओमेंटम के फ्री एज में लाई करती है। याद रखें, इट क्रॉसेस फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम पोस्टीरियरली एंड इंटर्स द सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम थ्रू एम्प्यूला ऑफ वाटर, ठीक है, ठीक है ना। तो कॉमन बाइल डक्ट जो है, कॉमन बाइल डक्ट, इसकी जो ब्लड सप्लाई है ना, इसकी जो ब्लड सप्लाई है, याद रखें, इसको ना, इसको सेगमेंटल वेसल सप्लाई करती हैं, सेगमेंटल वेसल सप्लाई करती हैं। और ये कहाँ कहाँ होती हैं, इसकी 3 o'clock पोजीशन पे होती हैं और इसकी 9 o'clock पोजीशन पे, 9 o'clock पोजीशन पे होती हैं। देखें, अब ये वेसल है, सॉरी ये CBD है, तो इसको अगर आप ऐसे करके घड़ी बना ले, घड़ी टाइप, तो ये जो एरिया होगा 3 o'clock पे होगा, और यहाँ पे डेफिनेटली 6 है, ये 3 है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट इसका 9 o'clock बनता है। तो इस वेसल को अगर आप पेन की तरह अपने सामने रख के देखें, तो ये 3 o'clock पोजीशन पे सेगमेंटल वेसल होगी और 9 o'clock पोजीशन पे सेगमेंटल वेसल होगी, याद रखें, ठीक है ना। एक घड़ी है, ठीक है, घड़ी के हिसाब से हमने देखना होता है कि 3 o'clock और 9 o'clock क्या है। ये हम हेमराइड्स में भी देखते हैं, ये हम फिशर्स में भी आपने नोट किया होगा कि 6 o'clock पे एक फिशर है कि आपका टीचर डायग्नोस कर रहा होता है। फिर हेमराइड्स 3 o'clock, 7 o'clock, 11 o'clock पे होते हैं, ठीक है। तो ये जो है सेगमेंटल वेसल्स का भी यही है कि ये 3 o'clock पे सेगमेंटल वेसल्स होते हैं और 9 o'clock पे भी सेगमेंटल वेसल्स होते हैं। और ये सेगमेंटल वेसल्स एज अ प्लेक्सस रन कर रही होती हैं यहाँ पे, ठीक है, एज अ प्लेक्सस रन कर रही होती हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए देखें, अगर इस डक्ट को स्ट्रिप करें ना, इस CBD को अगर आप इसको स्ट्रिप करें ऑफ इट्स एडवेंटिशिया, ठीक है, स्ट्रिप करें ऑफ इट्स एडवेंटिशिया, तो इन वेसल्स को इंजरी होती है। बाद में क्या हो सकता है, इस्कीमिक स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है, बाद में इस्कीमिक स्ट्रक्चर हो सकता है इफ वी स्ट्रिप द CBD ऑफ इट्स एडवेंटिशिया, ठीक है ना। अब जो गैल ब्लैडर है, देखिए गैल ब्लैडर जो है, गैल ब्लैडर से क्या आती है, सिस्टिक डक्ट आती है, ठीक है ना। अब अगर जो गैल ब्लैडर है, ये एक
अंडर लीवर के अंडर सरफेस पे, लीवर के अगर आप इसको ऐसे लीवर बना लें, ठीक है ना, तो लीवर के अंडर सरफेस पे एक बेड होता है, ठीक है ना, इस बेड पे ये जो है ना गॉल ब्लैडर लाई करता है, ठीक है ना, इस बेड पे क्या करता है, गॉल ब्लैडर लाई करता है। तो लीवर के अंडर सरफेस पे बेड होता है इसका गॉल ब्लैडर का, उस पे ये लाई करता है, उस पे ये क्या करता है, लाई करता है। और जो है ये जो बेड है ये तकरीबन लीवर के राइट हाफ और लेफ्ट हाफ के बिल्कुल सेंटर में मौजूद होता है, ठीक है ना। ये क्या मैं कह रहा हूँ कि लीवर का राइट हाफ और लेफ्ट हाफ के बिल्कुल सेंटर में एक बेड होता है, उस बेड में कौन लाई करता है, गॉल ब्लैडर, उस एरिया को गॉल ब्लैडर बेड बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं गॉल ब्लैडर बेड, ठीक है ना। देखिए जो गॉल ब्लैडर होता है ना जीबी, ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, दिस इज ए मस्कुलर स्ट्रक्चर। और इसकी बॉडी होती है, गॉल ब्लैडर ऐसा होता है मस्कुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका एक फंडस होता है जिस तरह स्टमक का होता है, ठीक है ना, फंडस होता है। इसकी बॉडी होती है और इसकी नेक होती है, ठीक है ना, इसकी नेक होती है जहाँ से फिर सिस्टिक डक्ट स्टार्ट होती है, याद रखें। ये सिस्टिक डक्ट है, ये नेक ऑफ द गॉल ब्लैडर, बॉडी ऑफ द गॉल ब्लैडर एंड फंडस ऑफ द गॉल ब्लैडर, ठीक है ना। अब देखें गॉल ब्लैडर की जो बिल्कुल एंड है ना, नेक के पास ऐसे एंड के पास एक डायलेटेशन सी होती है, ठीक है ना, मैं आपको बताता हूँ, एक डायलेटेशन सी होती है। इस डायलेटेशन को हम क्या कहते हैं, हार्टमैन्स पाउच बोलते हैं, ठीक है। इस डायलेटेशन को वी कॉल इट हार्टमैन्स पाउच, ठीक है ना। ये हार्टमैन्स पाउच कहाँ होती है, नेक के पास, जहाँ से सिस्टिक आर्टरी ने स्टार्ट होना है ना, उस जगह में ये इस तरह की डायलेटेशन होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो गॉल ब्लैडर स्टोन्स होते हैं ना, गॉल ब्लैडर स्टोन्स, जो यहाँ पे स्टोन्स होते हैं, ये आके इस हार्टमैन्स पाउच में इम्पैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, इधर पड़े होते हैं ये स्टोन्स, ठीक है ना। अगर हम गॉल ब्लैडर की ब्लड सप्लाई की बात करें, ब्लड सप्लाई में ब्लड को मैं BD लिखता हूँ, ठीक है ना। तो ये सिस्टिक आर्टरी सप्लाई करती है इसको, सिस्टिक आर्टरी इज ए ब्रांच ऑफ, याद रखें बहुत बड़ा MCQ है, सिस्टिक आर्टरी इज ए ब्रांच ऑफ राइट हेपेटिक आर्टरी, ठीक है ना। तो इसकी जो मेन जो एनाटॉमी है इसके बारे में हम एब्डोमेन में डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे हम आपको सर्जिकल इंपॉर्टेंस और सर्जिकल एनाटॉमी बता रहे हैं, ठीक है ना। तो राइट हेपेटिक आर्टरी एक ब्रांच देती है, सिस्टिक आर्टरी बोलते हैं इसको, ये सप्लाई करती है हमारी गॉल ब्लैडर को, ठीक है ना। लेकिन देखें मेडिसिन में हमेशा एक्सेप्शंस भी होते हैं, ठीक है ना। तो कभी कभी ये होता है कि ऑलमोस्ट क्या मैं कहूँ तो कभी कभी ये होता है कि तकरीबन 10 to 15% ऑफ द केसेस में, 10 to 15% केसेस में जो सिस्टिक आर्टरी है ना, ये सिस्टिक आर्टरी जो है, सिस्टिक आर्टरी लाइज एंटीरियर टू द सिस्टिक डक्ट। देखें ड्यूरिंग लैब कोली हम क्या करते हैं, सिस्टिक डक्ट को और सिस्टिक आर्टरी को हम लाइगेट करते हैं। कभी कभी ये है कि हमें पता नहीं चलता कि ये आर्टरी कहाँ गई है, तो वो 10 to 15% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें ये आर्टरी जो है 10 to 15% केसेस में आर्टरी लाई करती है, कहाँ लाई करती है, आर्टरी लाई करती है एंटीरियर टू द सिस्टिक डक्ट, ये लाई करती है, ठीक है ना। और इस केस में ये ओरिजिन कर सकती है, ओरिजिन इसका कहाँ से हो सकता है, ओरिजिन इसका हो सकता है गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी से, ठीक है, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी से। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि सिस्टिक आर्टरी राइट हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच है, लेकिन
10 to 15% ऑफ द केसेस में सिस्टिक आर्टरी गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी से भी निकलती है। इस केस में ये एंटीरियर टू द सिस्टिक डक्ट होगी। ठीक है, अगर आप ड्यूरिंग लैब कोली लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी कर रहे हैं तो आपने ये एनाटॉमी आपने ज़रूर अपने माइंड में रखनी है। ठीक है ना। तो देखिए राइट हेपेटिक आर्टरी के बारे में एक और बात याद रखें, ये जो है कभी कभी ऐसा होता है कि ये टॉर्शियस हो सकती है और ये क्या करती है, एक मोइनी हार्न्स हम्प बनाती है। ठीक है, जिसको कैटरपिलर टर्न भी कहते हैं। ठीक है ना। ऐसे केसेस में जो सर्जन होता है ऑपरेशन करते हुए लैब कोली वगैरह करते हुए एक्सीडेंटली इसको लाइगेट भी कर सकता है। तो ये मोइनी हार्न्स हम्प भी आपके माइंड में होना चाहिए। अगर आप एक सर्जन हैं, यू शुड नो अबाउट कैटरपिलर टर्न और मोइनी हार्न्स हम्प ऑफ द राइट हेपेटिक आर्टरी। इसको हमने क्योंकि लाइगेट नहीं करना होता है लैब कोली में, तो अगर ये रेयरली, याद रखें ये कॉमनली नहीं है, ये रेयरली होता है। रेयरली इसने अगर मोइनी हार्न्स हम्प बनाया हुआ है तो फिर आपने उसका ख्याल करना है, उसको लाइगेट नहीं करना। ठीक है, ठीक है ना। तो देखिए लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी में हमें एक ट्रायंगल का ख्याल रखना होता है जिसको हम केलोस ट्रायंगल बोलते हैं। सर्जन जब ऑपरेट करता है ना तो इस जगह में सिस्टिक डक्ट होती है और सिस्टिक आर्टरी होती है, इन दोनों को हमने लाइगेट करना होता है। इसलिए इन सिस्टिक आर्टरी और सिस्टिक डक्ट तक पहुंचने के लिए हमें केलोस ट्रायंगल की एनाटॉमी का पता होना लाजमी है। तो ये लीवर के आसपास, अगर ये लीवर है, ठीक है ना, और ये आपका गॉल ब्लैडर है, ठीक है, गॉल ब्लैडर है, ठीक है, ऐसे करके इस तरह का इस जगह में इमेजिनरी एक ट्रायंगल होता है। ठीक है ना, इमेजिनरी एक ट्रायंगल होता है। ये किस के बीच में ट्रायंगल होता है? फॉर एग्जांपल देखें, अगर इस ट्रायंगल को आप देखेंगे तो ऐसे करके ये ट्रायंगल होता है, बिल्कुल इसका जो बेस होता है ना लीवर की तरफ, ऐसे लीवर की तरफ होता है, याद रखें इसका बेस। ठीक है ना। तो इसके बीच में क्या क्या चीज़ें ये ट्रायंगल बनाती हैं? एक तरफ इसके सिस्टिक डक्ट होती है, ठीक है, एक तरफ सिस्टिक डक्ट होती है, ठीक है, और दूसरी तरफ सिस्टिक आर्टरी होती है। ठीक है, सिस्टिक आर्टरी, एक तरफ सिस्टिक डक्ट होती है, दूसरी तरफ सिस्टिक आर्टरी होती है और एक तरफ बाइल डक्ट होती है। ठीक है, इसके एक तरफ बाइल डक्ट होती है, तो इसको हम ट्रायंगल ऑफ केलोस बोलते हैं। ठीक है ना, ट्रायंगल ऑफ केलोस या पाकिस्तानी लैंग्वेज में आप केलट ही बोल दें। ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रखें कि ये जो ट्रायंगल जो है इसका एक तरफ अगर हमारा हो गया बाइल डक्ट, एक तरफ हमारी हो गई सिस्टिक डक्ट और एक तरफ हमारी हो गई सिस्टिक आर्टरी। ये जो इंटरप्रिटेशन थी इसकी इनिशियल इसकी इंटरप्रिटेशन थी। ठीक है ना, ट्रायंगल ऑफ केलोस की तकरीबन 1891 की इनिशियल की प्रेजेंटेशन थी, लेकिन अब इसकी जो इंटरप्रिटेशन है केलोस ट्रायंगल की वो डिफरेंट है। केलोस ट्रायंगल की इंटरप्रिटेशन, अभी जो इंटरप्रिटेशन है वो डिफरेंट है। अभी साइंटिस्ट कहते हैं कि एक जो साइड है इसकी लीवर बनाती है। ठीक है, अभी एक साइड इसकी क्या करती है, लीवर बनाती है। ठीक है ना, इसकी अभी जो कि प्रेजेंट इंटरप्रिटेशन थे है इस इट इज कॉल्ड नाउ हेपेटोसिस्टिक ट्रायंगल। ठीक है, केलोस ट्रायंगल को अभी हम क्या कहते हैं, हेपेटोसिस्टिक ट्रायंगल। ठीक है ना, क्यों? उसकी एक रीज़न है, वो ये है कि इसकी जो एक साइड होती है ना, एक साइड वो बनाती है कौन, इंफीरियर सरफेस ऑफ द लीवर। ठीक है, इसकी एक साइड बनाती है इंफीरियर सरफेस ऑफ लीवर, ये इसका एक पार्ट होता है। ठीक है, इंफीरियर सरफेस ऑफ द लीवर एक पार्ट हो गया, और दूसरा यानी कि दूसरा जो है वो फिर कौन बनाता है, सिस्टिक डक्ट बनाती है। दूसरा जो है वो यहाँ से आएगी ना सिस्टिक डक्ट, तो सिस्टिक डक्ट बनाती है। दूसरा इसका पार्ट सिस्टिक डक्ट बनाती है, ठीक है ना, और बाइल डक्ट जो है वो फिर मीडियली आएगी। ठीक है, इस तरह बाइल डक्ट
बाइल डक्ट। इस एरिया को हम ट्रायंगल ऑफ केलो भी बोलते हैं या फिर हेपेटोसिस्टिक ट्रायंगल बोलते हैं। हेपेटो मतलब लीवर, सिस्टिक मतलब गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो ये ट्रायंगल है जो प्रेजेंट इंटरप्रिटेशन के हिसाब से, पुरानी इंटरप्रिटेशन के हिसाब से एक तरफ बाइल डक्ट है, एक तरफ सिस्टिक डक्ट है, एक तरफ सिस्टिक आर्टरी है, लेकिन अभी के प्रेजेंट इंटरप्रिटेशन के हिसाब से एक तरफ अंडर सरफेस ऑफ द लीवर है, एक तरफ सिस्टिक डक्ट है और एक तरफ क्या है, बाइल डक्ट है, ठीक है, बाइल डक्ट है। तो इस एनाटॉमी का आपको पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब अगर आप इस ट्रायंगल को देखें तो इंफीरियर सरफेस ऑफ द लीवर जो है, ये देखें ये वाला, ये इंफीरियर सरफेस ऑफ द लीवर इसकी इस ट्रायंगल का अपर बॉर्डर बनाता है। ये कौन सा हो गया इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का ये अपर बॉर्डर हो गया, ठीक है ना। इसी तरह इसका जो लोअर बॉर्डर, ये वाला बॉर्डर कौन बनाता है, लोअर बॉर्डर सिस्टिक डक्ट बनाती है, ठीक है। और इसका जो मीडियल बॉर्डर है, मीडियल बॉर्डर जो है बाइल डक्ट बनाता है, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, मीडियल बॉर्डर कहेंगे, ठीक है ना। अब ये एक ट्रायंगल है तो इसके कंटेंट्स भी होते हैं, ठीक है, इसके कंटेंट्स भी होते हैं, याद रखें। इसके कंटेंट्स में क्या हो सकता है, इसके कंटेंट्स में हो सकता है राइट हेपेटिक आर्टरी, इसके कंटेंट्स में ट्रायंगल ऑफ केलो के कंटेंट्स में राइट हेपेटिक आर्टरी हो सकती है। इसी तरह सिस्टिक आर्टरी हो सकती है, सिस्टिक आर्टरी हो सकती है। इसी तरह फिर क्या हो सकता है, सिस्टिक लिम्फ नोड, सिस्टिक लिम्फ नोड ऑफ लुंड, ठीक है, इसको लिम्फ नोड ऑफ लुंड बोलते हैं, LUND, ठीक है, ये हो सकता है। और इसमें कनेक्टिव टिश्यू हो सकता है थोड़ा बहुत, और इसमें क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिम्फेटिक्स होंगे, डेफिनेटली जहाँ लिम्फ नोड है वहाँ लिम्फेटिक्स भी होंगे। तो ये कंटेंट्स हैं किसके, ट्रायंगल ऑफ केलोस, जिसको हेपेटोसिस्टिक ट्रायंगल भी बोलते हैं, ठीक है ना। अगेन मैं बता रहा हूँ आपको कि जो लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी होती है ना, कि लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी जिसको हम लेप कोली बोलते हैं, इस ट्रायंगल को हम आइडेंटिफाई करते हैं, इस ट्रायंगल को हम इसमें आइडेंटिफाई करते हैं। और इसके अंदर एक तो हम सिस्टिक डक्ट को लाइगेट करते हैं जो कि इसका बॉर्डर बनाती है, ठीक है। हम लाइगेट क्या क्या करते हैं, इसमें आइडेंटिफाई करने के बाद हम इसको लाइगेट करते हैं किसको, सिस्टिक डक्ट को, जो कि इसका बॉर्डर बना रही है। और फिर अंदर देखें इसका जो कंटेंट है, एक सिस्टिक आर्टरी भी है, तो सिस्टिक आर्टरी को भी हम लाइगेट करते हैं, इन दोनों को लाइगेट करते हैं। उसके बाद हम यहाँ से जो लीवर बेड से गॉल ब्लैडर को ऐसे उठा के सेपरेट करते हैं और फिर हमारी कोलिसिस्टेक्टमी हो जाती है, ठीक है, ठीक है ना। तो देखिए ओपन एक होती है, देखिए कोलिसिस्टेक्टमी जो होती है, कोलिसिस्टेक्टमी एक होती है ओपन, ठीक है ना, और एक होती है लेप्रोस्कोपिक, ठीक है ना, लेप्रोस्कोपिक होती है। अब अगर हम ओपन कोलिसिस्टेक्टमी करते हैं ना, किसी भी पेशेंट की ओपन कोलिसिस्टेक्टमी करते हैं, तो उसमें हम कौन सा इंसिजन देते हैं, कॉकर्स इंसिजन देते हैं, ठीक है, कॉकर्स इंसिजन देते हैं। कॉकर्स इंसिजन जब हम देते हैं तो ब्लेड कहाँ से गुजर, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं, सबसे पहले हम स्किन पे वो लग जाएगा। उसके बाद हमें काटना पड़ेगा सबक्यूटेनियस टिश्यू, कॉमन सेंस है। उसके बाद एंटीरियर रेक्टस शीथ, उसके बाद रेक्टस मसल आएगा, एंटीरियर रेक्टस शीथ आएगी, एंटीरियर रेक्टस शीथ आएगी, उसके बाद रेक्टस मसल आएगा, याद रखें, और उसके बाद पोस्टीरियर रेक्टस शीथ आएगी, ठीक है। ये देखें दोनों शीथ्स के बीच में मसल है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फेशिया ट्रांसवर्सैलिस आएगा, फेशिया ट्रांसवर्सैलिस रास्ते में आएगा ब्लेड के, और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फेड आएगी और पेरिटोनियम आएगी, ठीक है।
पेरिटोनियम आएगी, ठीक है ना। देखें, स्किन से हमने गुजरना है, सबक्यूटेनियस टिश्यू, एंटीरियर रेक्टस शीट, पोस्टीरियर रेक्टस शीट, बिटवीन द शीट्स इज मसल, रेक्टस मसल, फिर फेशिया ट्रांसवर्सालिस, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फेट और पेरिटोनियम, ठीक है ना। फिर हम जाके लीवर तक पहुंचेंगे, सही है, लीवर तक पहुंचेंगे। तो अगर आपसे क्वेश्चन में कोई पूछे कि कॉकर्स इंसिजन में क्या क्या हमें जो है स्ट्रक्चर्स इनकाउंटर्ड, विच आर द स्ट्रक्चर्स इनकाउंटर्ड इन कॉकर्स इंसिजन, ठीक है। तो वो ये स्ट्रक्चर्स हैं। कितने स्ट्रक्चर्स हैं? 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 स्ट्रक्चर्स, बल्कि 8 स्ट्रक्चर्स पेरिटोनियम इंक्लूडिंग, ठीक है। लीवर इसमें नहीं है, ठीक है, सही है।